देखिए, पहले तो मैं कहूँगा ये जो हाल का सबसे ताज़ा घटनाक्रम है इजराइल हमास, एक मामले में बड़ा अलग है। ये दुनिया के सबसे पुराने विवादों में से एक है। मतलब 1000 बीसी में 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किंग सोलोमन जो मंदिर बनवाते हैं, जो जेरूसलम में आज भी जिसकी एक दीवार रह गई है, वहाँ से यह संघर्ष शुरू होता है। फिर 7वीं शताब्दी में आके फिर 1919 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बोल्फोर एग्रीमेंट, फिर 14 मई 48 को इसराइल की स्थापना, फिर 4 अरब इसराइल युद्ध, वो 49, 57, 67, 73। अब जो हाल का है इसको आप बिल्कुल अलग देखिए। इसका इसराइल और फिलिस्तीन के साथ उतना वास्ता नहीं है। इसका एक बड़ा गहरा कनेक्शन है। आपने देखा G20 अभी हुआ, G20 में एक एग्रीमेंट हुआ कि भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हो गया, सऊदी अरब उसमें शामिल हो रहा था। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एक दिन एक्स्ट्रा रुके। क्यों? बहुत साफ मिडिल ईस्ट को समझ में आ रहा है कि पेट्रोल के दम पर जो उनकी इकोनॉमी चल रही थी, अब पेट्रोल की ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अगले 20 से 25 साल में आने वाली है। 20-25 साल से ज़्यादा पेट्रोलियम इंडस्ट्री के डोमिनेंस का भविष्य नहीं रह गया। तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए आगे देखना चाहते हैं। अब ये जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना था, उसमें सबसे जो मुख्य बंदरगाह था वो कहाँ था? हाइफा, इजराइल में। अब आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए। 100 साल पहले जब टर्की से खलीफत खत्म हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तब से टर्की में एक छटपटाहट है कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व हमारे पास होना चाहिए, और इस प्रक्रिया के द्वारा वो उससे अलग थलग था। अब ईरान और सऊदी अरब में अलग लड़ाई है। ईरान शिया है, सऊदी अरब सुन्नी वर्ल्ड का नेतृत्व करता है। तो इसमें ईरान ये नहीं चाह रहा था, या टर्की और ईरान नहीं चाहेंगे कि ये ऐसा एक वातावरण बने जिसमें लीड और डेवलपमेंट उधर चला जाए। तो एक पक्ष तो ये था, और इसमें इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना का रोल हो बैक एंड से। रीजन ये है कि जो भारत का ये स्पेशल कॉरिडोर बनेगा, भारत यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में, इससे जो व्यापार बढ़ेगा, अगर उससे सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव किसी पे पड़ा तो पड़ा चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे। सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आप कह रहे हैं कि तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये इस्लामिक वर्ल्ड के दो ध्रुवों के बीच का संघर्ष है। एक तरफ है ईरान और टर्की, जिनको अपना वर्चस्व स्थापित करना है। एक तरफ है मिडिल ईस्ट, मतलब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं। और एक तरफ है हमास, जो मिडिवल एज में जी रहा, गर्दन काट दो, सर उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, ये मुसलमान बनाम यहूदी का मामला नहीं है। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, भारत के मुसलमान या भारत के जो तथाकथित सेकुलर देश है, उनका लेना क्या भाई? तुम्हारा लेना देना क्या? ये तो इस्लामिक वर्ल्ड की आपस की लड़ाई है। और मैं यहां पे बात कहूं, शायद माने मैं खामखा तेरा मेहमान, मैं फिलिस्तीन का झंडा उठा रहा हूं, और अब्दुल्ला दीमाना, कोई माने ना माने, मैं खामखा तेरा मेहमान, मैं फिलिस्तीन का झंडा उठा रहा हूं। और कल जो नेता गए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। आपको पता है 56 मुस्लिम देश है, एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। मतलब अगर ये पता लग जाए कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन है, और उसके बावजूद वो जाके फिलिस्तीन में खड़े होके मुस्लिम देशों के पक्ष में बोलते हैं। और सुनिए मजेदार बात, एक आप कम्युनिस्ट देश बताइए जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई, तोप लगा के मस्जिद उड़ाई गई। चाइना, रशिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड। गजब है साहब, एक दूसरे के खिलाफ ये सांपने वाले की लड़ाई है बाहर, और यहां पे समर्थन कर रहे हैं। जिसे कहावत होती है ना, शब्दशा न लिया जाए, मगर एक कहावत होती है, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। मतलब इतना अपमान सहकर भी, केवल इसलिए कि मुझे सिर्फ यह दिखाना है कि साहब भारत सरकार के किसी स्टैंड को अलग करना। और इससे ज्यादा और वाहियातपना क्या हो सकता है? मैं वाहियात शब्द कह रहा हूं। भारत के इजराइल के साथ संबंधों की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुई, 1992 में। और मैं कांग्रेस के लोगों को शायद अपना ही इतिहास नहीं पता है, उसकी प्रारंभिक भूमिका 1986 ऑनवर्ड्स राजीव गांधी जी के जमाने में शुरू हो गई थी, और औपचारिक संबंध नरसिम्हा राव के समय में बने। और उसके बाद से हमारा अनेक मामलों में, जिसे कहते हैं कि सिक्योरिटी को लेके, डिफेंस को लेके और एग्रीकल्चर को लेके, उनके पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। मगर फिलिस्तीन से हमें क्या मिलने वाला है, ये तो बताया ना भारत के मुसलमानों का। हाँ, भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है कि फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में हम लोग मान्यता देते हैं, परंतु उसमें एक शब्द है बहुत क्लियर, इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा।
जब शांतिपूर्ण वार्ता की जगह आतंकवाद आ जाता है तो वो विषय का आधार ही बदल जाता है, द पैराडाइम गेट्स चेंज। मगर इसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता है भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है वहां से। मगर एक बात आपको बताऊं, कांग्रेस गलती से बाज नहीं आती। 100 साल पहले गलती की थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने टर्की में खलीफत खत्म कर दी थी, तो यहां खलीफत आंदोलन शुरू हुआ और कांग्रेस ने समर्थन किया। विनम्रता से कहना चाहूंगा, नेथानले गांधी जी भी उसके साथ थे। और इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि टर्की की जनता ने ही खिलाफत को नकार दिया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये समझिए वो गलती 100 साल पुराने बाद भी आदत नहीं बदली। नहीं आदत बदली, जिसे कहते तो हैं इसको ना चुनाव कि से जोड़ सकते हैं। लागी छूटे ना अब तो चाहे जाए जिया वाली बात जी है। जी, ये क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पर जो अलग स्टैंड ले रही है वो दिखाना चाहती है, चाहे देश के मुसलमान हो चाहे बाहर के मुसलमान, वो उनके साथ खड़ी है और कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक में फायदा लेना चाहती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट कांग्रेस के दिमाग में फंसा हुआ है कि उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी मुसलमानों का साथ लेकर वो मुस्लिम वोटों की तिजारत आसानी से कर लेगी।